पढ़ी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। इन दिनों में जब किसान आंदोलनों की चर्चाएं वैसे ही जोरों पर है, उस समय में इसको पढ़ना और अधिक प्रासंगिक और अधिक रिलेवेंट हो जाता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। मैंने हालांकि 57 वाली क्रांति के मेंस वाले टॉपिक थे, मैंने कहा था कि आप अच्छे से तैयार करना, मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। बाकी आपके मैं कल पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप और अच्छे से उसको देख लेना। हम जब किसान आंदोलनों की बात करते हैं तो स्वतःस्फूर्त हमारे दिमाग के अंदर एक किसान आंदोलन का नाम आता है, बिजोलिया। बिजोलिया के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था। जब मैं बिजोलिया बात करता हूं तो आपके दिमाग में किसान आंदोलन आए नहीं आए, पर आपको एक बिजोलिया नाम की जगह जरूर दिमाग में आती है, और आपके बिजोलिया अभिलेख दिमाग में आता है जो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ये बात तो जरूर अपने दिमाग के अंदर आ जाती है। आज हम इसी आंदोलन से किसान आंदोलनों की शुरुआत करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। हम पहले किसान आंदोलन पढ़ेंगे, फिर लास्ट के अंदर वो मेंस वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, कारण परिणाम टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो पढ़ लेंगे। पहले घटनाएं देखते हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या क्या घटनाएं थी, कौन कौन नेता थे। मैंने थोड़े उससे संबंधित जो व्यक्ति थे उनके फोटोज एक जगह लेने की कोशिश की, ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे। ऐसा कहते हैं, भगवान जाने कितना सच्चा कितना झूठा, कि पिक्चराइजेशन यदि किसी चीज का हो, फोटो देखी हुई हो, तो हमें थोड़ा ज्यादा याद रहता है। अब ये तो आप ज्यादा जानते होंगे कि इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, पर अब चूंकि लगा दी तो आपको देखना चाहिए। सिंपल सा एक तो ये कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे शुरुआती दिनों के अंदर, वो फतेह सिंह जी थे। फतेह सिंह जी मेवाड़ महाराणा थे, और फतेह सिंह जी को वैसे भी अंग्रेज विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है। आगे मैं फतेह सिंह की और बातें बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि वो अंग्रेजों के हमेशा खिलाफ ही रहे, अंग्रेजों से उनकी इतनी अच्छी नहीं बनी थी कभी। तो याद रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह जी। नेता कौन कौन थे? खूब सारे नेता निकले। हम 3-4 के नाम याद करेंगे। विजय सिंह पथिक आप जानते हो, ज्यादातर राजस्थान में किसान आंदोलनों के प्रणेता, राजस्थान में किसान आंदोलनों के अगुवा, फर्स्ट लीडर आप कहिए किसान आंदोलनों के, तो वो विजय सिंह पथिक थे। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। माणिकलाल वर्मा एक और बड़े नेता हुआ करते थे। जमनालाल बजाज, जिनको हम गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, राजस्थान के सेठ थे, पूरे नेशनल मूवमेंट में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो जब भारतीय स्तर पर इतने बड़े नेता थे, तो राजस्थान में आंदोलन होगा तो बजाज जी का आना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि हम साधु सीताराम दास, हरिभाऊ उपाध्याय, उनका योगदान भी पढ़ेंगे, पर ये 3 थोड़े बड़े लीडर रहे, तो मैंने इनका नाम यहाँ पे लिए। तो याद रखना, एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन था कौन नहीं था? पथिक जी, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। ये टेक्निकल टीम वालों ने अपनी तरफ से कारीगरी कर ली थोड़ी, किसानों की इन फोटो लगा के आपको थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि आप इसको समझो कि हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ अभी याद रखने वाली बात यह है कि जब बिजोलिया में किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो फतेह सिंह थे। अब आगे बात करते हैं अपने। ये एक बिजोलिया किसान आंदोलन का हमें फोटो मिला, उस समय का फोटो था कोई, आप देख सकते हैं, ये किसानों का एक फोटो है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट को या बिजोलिया किसान आंदोलन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अब इंट्रोडक्शन तो किस चीज का हो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हालांकि मैंने खूब सारी बातें पहले जब बिजोलिया अभिलेख पढ़ाया है तब मैंने बताई है। बिजोलिया का पुराना नाम क्या, हम कर चुके हैं, विजयावल्ली। किसका पुराना नाम विजयावल्ली हुआ करता था। आगे लिखा भौगोलिक स्थिति और ऊपर माल। यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं थोड़ा अगला पेज लेके आपको मैं बताना चाहूंगा, अच्छे से मैं समझाता हूं। देखो, मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है बिजोलिया। हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ रियासत में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। 16 ठिकानों में से एक ठिकाने का नाम बिजोलिया है। और मैं एक जो 16 ठिकाने, 16 में से एक बिजोलिया ठिकाना है। और सुनना, देखो बात, इस बिजोलिया के एक साइड के अंदर, पूर्वी दिशा के अंदर, तो ये मान लो बिजोलिया, मैं इधर लिखता हूं, देखो इसको, बिजोलिया ठिकाना 16 में से एक प्रथम श्रेणी ठिकाना है। तो एक तो बात याद रखने वाली ये है कि ये फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था मेवाड़ का, प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। इसके पूर्वी दिशा के अंदर इधर तो कोटा बूंदी वाले स्टेट पड़ा करते थे,
एक साइड में इसमें ग्वालियर राज्य आ जाया करता था, ग्वालियर की सीमा टच होने लग जाया करती थी। इधर बाकी मेवाड़ वाले दूसरे ठिकाने जो हुआ करते थे वो थे। तो एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी जोरदार है कि एक तरफ कोटा बूंदी की सीमा लगती थी, एक तरफ ग्वालियर राज्य की सीमा लगती थी। इसका मतलब है कि यदि किसान आंदोलन करते हैं और उनपे यदि किसी बात का दबाव बनता है तो वो बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति भी कुछ इस प्रकार की थी कि आंदोलनकारियों के लिए एक मुफीद जगह थी, वो ज्यादा अच्छी सी जगह थी वहां पर। मैं वापस बताता हूं। 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने जिनमें से एक बिजोलिया ठिकाना है। कहते हैं कि एक कोई बंदा था अशोक परमार, अशोक परमार नाम करके बंदा था। जगनेर नाम की जगह, यूपी में शायद भरतपुर यूपी बॉर्डर पर अपने जगनेर नाम की जगह पड़ती है। तो जगनेर का रहने वाला था अशोक परमार। राणा सांगा के पास आया था और राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था। बाकायदा इसने राणा सांगा की तरफ से खानवा युद्ध में भाग लिया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को खानवा का युद्ध तो अच्छे से याद होगा। तो अशोक परमार ने खानवा के युद्ध के अंदर भाग लिया था राणा सांगा की तरफ से। राणा जी राजी हुए, राणा जी ने उसके नाम पर एक जागीर लिख दी। वो जो जागीर थी वो जागीर बिजोलिया है। तो बिजोलिया जागीर किसने किसको दी थी? तो राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। अशोक परमार ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? तो उसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। देखो, दो बातें मुझे याद है, दो क्वेश्चन इस बात से पूछे हुए। एक बार किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि बिजोलिया ठिकाना इनमें से कौन से राजपूत वंश से संबंधित था। अगला ऑप्शन दे देता है सिसोदिया, चौहान, परमार और राठौड़। स्टूडेंट के फटाफट दिमाग में था बिजोलिया मेवाड़ में सिसोदिया थे, वो सिसोदिया पर टिक लगा देता। नहीं, वो कह रहा बिजोलिया ठिकाने वाले कौन थे? तो बिजोलिया ठिकाने वाले परमार है। प्लीज आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मुझे याद है कि एक किसी बैच के अंदर मैं पढ़ा रहा था और एक स्टूडेंट जो बहुत ब्रिलियंट थे क्लास में, अक्सर सारे जवाब दे दिया करते थे। उन दिनों के अंदर वो कोई छोटा मोटा एग्जाम हुआ था, वो पेपर दे के आए और उन्होंने आते दूसरे दिन मेरे से पूछा कि सर बिजोलिया ठिकाना में कौन सा राजपूत वंश था? मैंने कहा अशोक परमार पढ़ते हैं अपने, परमार थे वो लोग। तो उन्होंने मुझे कहा सर गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। हालांकि बाद में तो मैंने भी ये दिमाग लगा लिया था, पर पहले बिजोलिया देखा, बिजोलिया देखते मेरे दिमाग में मेवाड़ आया, मेवाड़ में गोहिल सिसोदिया वही दिमाग में आते हैं। तो मैंने पहला ऑप्शन सिसोदिया दे रखा था और इसलिए मैंने वो टिक कर दिया। सर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैं चाहूंगा कि यहाँ से आप सीखें और आप गलत ना करें। और ये भी एक ओवर एक्साइटमेंट होता है, उसके अंदर कई बार हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो पेपर देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी बात का ऐसा एक्साइटमेंट हमें दिखाई ना दे, हम ज्यादा एक्साइटेड ना हो और चीजों को इजीली करने का प्रयास करें। तो याद रखना वे परमार। फिर मुझे याद है एक बार एक क्वेश्चन और पूछा उन्होंने, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से हल्दी घाटी के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? इनमें से हल्दी घाटी के युद्ध में कौन शामिल नहीं हुआ था? उन्होंने ऑप्शन दे दिए कि रामसा तोमर, शालिवाहन सिंह तोमर, पुंजा भील और अशोक परमार। मैं जब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाता हूं तो मैं लिखाता हूं प्रताप की तरफ से देख लो, आपकी भीलों की सेना लेके राणा पुंजा आए हुए थे, अफगानों की फौज लेके हाकिम खान सूर आए हुए थे, सलुम्बर वाले कृष्णदास जी चुंडावत थे और ग्वालियर के रामसा तोमर भी थे। स्टूडेंट के चार दिमाग में नाम होते। एक नाम उसने लिख दिया, उसने चार लिखे, रामसा तोमर, राणा पुंजा, शालिवाहन सिंह तोमर और अशोक परमार। उसको लगा यार शालिवाहन सिंह तोमर तो सुना हुआ ही नहीं, सर ने चार लिखवाए थे, शालिवाहन सिंह तोमर पहले आ रहा था, उसने शालिवाहन सिंह तोमर पर टिक कर दिया। हालांकि स्टूडेंट कह सकता है कि सर आपने शालिवाहन सिंह तोमर के बारे में नहीं बताया था। यकीनन बात है, हल्दी घाटी युद्ध में इतने लोगों ने भाग लिया होगा कि मेवाड़ की ख्यातें कहती है कि 20,000 लोग थे, बदायूनी कहता है कि उसके अंदर 3,000 लोग थे, प्रताप की तरफ से अलग अलग संख्या दी हुई है। जितने भी रहे होंगे, क्या हम सबके नाम याद कर सकते हैं? आप भी कहोगे सर ये कैसी मजाक है, सबके नाम तो कैसे याद रखे जा सकते हैं? तो केवल बड़े बड़े लोग होते हैं उनके नाम याद होंगे? हाँ। तो आपने ये कैसे सोचा कि शालिवाहन सिंह तोमर ने भाग नहीं लिया होगा? आपके पास तो केवल उनके नाम है जिन्होंने भाग लिया होगा। तो क्या सर ये तो है, तो दूसरे ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं गए? अशोक परमार क्यों नहीं दिमाग में है? थोड़ा सा ऐसा क्यों नहीं लगा कि
खानवा 1527 में, और ये बात हम जानते हैं कि अशोक परमार खानवा में तो था, अशोक परमार था, एक गोकुलदास परमार था, कि खानवा के युद्ध में कई परमार लड़े थे उसमें। तो अशोक परमार जब 1527 में खानवा में लड़ रहा है तो बहुत कम चांसेज है कि 1576 का हल्दी घाटी भी लड़ेगा। 50 साल का लंबा टाइम पीरियड आ जाता है। हालांकि कई जालिम सिंह झाला जैसे डाकी होते हैं जो भटवाड़ा में भी लड़ लेते हैं और मांगरोल में भी लड़ लेते हैं, पर फिर भी उस समय एक कॉमन सेंस यदि लगाया जाए तो दिमाग में अशोक परमार आना चाहिए कि अशोक परमार जब सांगा के टाइम में था तो उसके बाद तो गंगा के अंदर पानी बहुत बह चुका है, और दूसरे के अंदर तो हल्दी घाटी में तो कम से कम नहीं आया होगा, और मेवाड़ में चूंकि इतने युद्ध होते थे इसलिए बचने की संभावना भी कम होती थी। आप एक नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो अगले के अंदर देश के काम आ ही जाते थे। हम पढ़ते हैं बाघ सिंह देवलिया खानवा के युद्ध में बच गया था तो चित्तौड़ वाले दूसरे साके के अंदर ही काम आ गए थे। तो आप ये भी याद रखना भाई, अशोक परमार खानवा वाले युद्ध में लड़ा था, अशोक परमार थे, गोकुलदास परमार थे, तो बात याद रखना। तो दोनों तीनों बात मैंने बताई आपको कि परमारों का ठिकाना था ही। राणा सांगा ने अशोक परमार को दिया था, अशोक परमार खानवा के युद्ध में भाग ले चुके थे, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और सुनना मेरी बात, ये जो बिजोलिया वाला इलाका है, जब आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप और पढ़ेंगे कि ये जो बिजोलिया वाला इलाका था, इस जगह को हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ऊपरमाल का पठार है, ऊपरमाल प्लेटू है। तो वास्तव में इस जागीर का नाम ऊपरमाल हुआ करता था। ये जो जागीर है इसका नाम ऊपरमाल है। इस ऊपरमाल जागीर का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था ये बिजोलिया था। मैं ये कहूं कि इस जागीर का नाम राजस्थान है और इसका हेडक्वार्टर जयपुर है। एग्जैक्टली ये जो पूरी जागीर थी इसका नाम ऊपरमाल है। तो आप किताबों में यूं पढ़ोगे कि अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी गई थी जिसका हेडक्वार्टर बिजोलिया था, पर बाद में हेडक्वार्टर के नाम से ही जानने लग जाया करते थे। क्षेत्र का नाम जब तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता होगा तो फिर बिजोलिया ठिकाना करने लग गए थे। बाकी एग्जैक्टली ऊपरमाल की जागीर हुआ करती थी। आप और देखिए, इस ऊपरमाल के बारे में हम कहते हैं कि इसका पुराना नाम उत्तमाद्री था। मैंने और बताया था कि यहां पर जो बिजोलिया अभिलेख तो मिला है, फिर सिद्ध सेन सूरी की किताब मैंने और बताई थी, उत्तम शिखर पुराण, उत्तम शिखर पुराण लिखा हुआ है यहां पे। आप देखिए चीजों को कि किसी टाइम में जब भाषा अपने वास्तविक रूप में होती होगी, या जब साहित्यकार लिखने वाला उसको जो वास्तविक रूप में लिखता है तो उसको लिखता है उत्तम शिखर। नॉर्मल आप क्या समझोगे उत्तम शिखर से? ऊंचा पहाड़, शिखर मतलब कोई पहाड़, ऊपर माल का मतलब पहाड़ी होता है। मेवाड़ी साइड के आज भी मेवाड़ी जो लोग होंगे वो पहाड़ के ऊपर रहने वाले होंगे, माल है कि माल के ऊपर गए थे, माल से नीचे आए थे। आप उसको भी देखिए, मुझे तो उत्तमाद्री भी यही लगता है, उत्तमाद्री कि ऊंचा पहाड़ के बारे में बात की जा रही है। अपने आप के अंदर चीजें एक जैसी होती है, हम जोड़ नहीं पाते कई बार, इसलिए हम याद करते रहते हैं ऊपरमाल का पुराना नाम उत्तमाद्री है, ऊपरमाल का पुराना नाम उत्तमाद्री। वही बात है, सेम बात है, ज्यादा कोई भी अंतर नहीं है। वापस मैं बताऊं, बिजोलिया, अब बिजोलिया किस में आता है? तो अब बिजोलिया आता है भीलवाड़ा, अब डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा लगती है। तो बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसकी पूर्व दिशा में कोटा बूंदी, दक्षिण दिशा में ग्वालियर तथा उत्तर पश्चिम में मेवाड़ के अन्य क्षेत्र थे। अशोक परमार को राणा सांगा ने, जो कि जगनेर से आया था, उसको ऊपरमाल की जागीर दी थी जिसका हेडक्वार्टर बिजोलिया हुआ करता था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। बिजोलिया का पुराना नाम विजयावल्ली है और ऊपरमाल का पुराना नाम उत्तमाद्री या उत्तम शिखर है। सारी बातें याद रख लेना भाई। तो शुरुआत के अंदर जो आपके पिछले के में दिया हुआ था कि परिचय, पुराना नाम क्या था या भौगोलिक स्थिति क्या थी, तो वो मैंने सारी बता दी। ऊपरमाल की मैंने सारी बातें बता दी। तो ऊपरमाल कई जगह आगे चलकर अपने काम आएगा। जो पूरा जो बाउंड्री है वो ऊपरमाल है, उसका हेडक्वार्टर बिजोलिया, तो हेडक्वार्टर के नाम पे लोग उसको जानने लग गए थे। चलो आगे पढ़ते हैं। यहां पर परमारों का ठिकाना रहा। अशोक परमार के बाद में लगातार परमार रहे। एक केशव दास जी परमार राजा थे। हम बीच बीच में पढ़ रहे थे कि मराठों ने खूब सारे अटैक किए। हम तो जानते हैं कि मराठे राजस्थान में सबसे पहले कहीं से चौथ भी लेके गए थे, तो बाकायदा मेवाड़ से लेके गए थे। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में मराठों ने मालवा वाला जो इलाका था उधर कब्जा करना शुरू कर दिया था और उस इलाके से चौथ वगैरह लेनी शुरू कर दी थी। कालांतर में मेवाड़ पर उनके खूब सारे अटैक हुए। सामंतों में आपस में बनती नहीं थी, कभी सामंत बुला लेते, कभी राजा बुला लेता। तो इस चक्कर में एक बार मराठों ने, कहते हैं कि बिजोलिया को घेर लिया था। केशव दास जी यहाँ के सामंत हुआ करते थे।
पर केशव दास जी ने अपनी जनता के सहयोग से मराठों को वहां से भगा दिया था कि नहीं देंगे तुम्हें तो टैक्स, और भागो यहां से। जनता कौन? तो बिजोलिया के क्षेत्र में ज्यादातर धाकड़ जाति के किसान रहते हैं। जब नाम धाकड़ जाति का, तो धाकड़ रही होगी अपने आप में। तो केशव दास जी ने उन धाकड़ों की सहायता से बिजोलिया को मुक्त करवाया था। इससे सामंत के और किसानों के संबंध आपस में बहुत मधुरतापूर्ण थे, आपस में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। यह स्थिति गोविंद दास तक रही। केशव दास के समय जब मराठों ने आक्रमण कर दिया था, तब धाकड़ों के सहयोग से या धाकड़ किसानों के सहयोग से केशव दास ने बिजोलिया को मुक्त करवाया था। और ये जो कंडीशन है, ये गोविंद दास के टाइम तक तो चलती रही, आपस में बहुत अच्छे संबंध बने रहे। 1894 में गोविंद दास का निधन हो जाता है, और जब 1894 में गोविंद दास का निधन होता है, यहां पर एक नए सामंत बनते हैं, कृष्ण सिंह। यहां से मामला थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसके टाइम में हुई? तो ये याद रहे, किस आंदोलन की जो शुरुआत है वो कृष्ण सिंह के टाइम में हुई। कोई पूछे कि मेवाड़ महाराणा कौन था? तो फतेह सिंह। कोई पूछे बिजोलिया का सामंत कौन था जिसके टाइम में ये बात हुई? तो कृष्ण सिंह। तो दोनों बातें याद रखना भाई कि बिजोलिया का सामंत तो कृष्ण सिंह था, और जो मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे उस टाइम, वो फतेह सिंह जी मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे, उनके टाइम में शुरुआत हुई। और किसान कौन थे जिन्होंने आंदोलन किया? तो धाकड़ किसान थे जिन्होंने आंदोलन किया था। अब अपने पढ़ते हैं, अब भाई बिजोलिया में किसान आंदोलन क्यों हुआ? हम पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। क्या कारण रहे थे जिनकी वजह से बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ? किसानों से कौन सा टैक्स लिया जाएगा? तो लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व लिया जाता था। सुनना, एक थोड़ी सी बात मेरी काम आएगी आगे आपके। पहले भू राजस्व तो बहुत पहले से लिया जाता था। एक दिन हमने पहले ही बात की थी कि आंदोलन अंग्रेजों के आने के बाद ही क्यों हुए, उससे पहले क्यों नहीं हुआ करते थे। पहले किसान और सामंत का दो, किसान या राजा का दो, उनके संबंध अच्छे थे, क्योंकि राजा कहीं ना कहीं किसानों पर डिपेंड करता था। भाई टैक्स वो देंगे, इनकम का सोर्स ही बड़ा सोर्स एग्रीकल्चर हुआ करता था। और यदि आपका जो इनकम का मुख्य स्रोत है उसको यदि आपने परेशान किया तो वो आपका सहयोग नहीं करेगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर राजा को सहयोग की कहां आवश्यकता पड़ी? तो राजा को किसानों के सहयोग की आवश्यकता होती थी युद्ध के टाइम। जब आप युद्ध के अंदर लगे हुए हैं, सैनिकों के खाने के लिए तो अनाज चाहिए, और जब आप युद्ध के अंदर लगे हुए हैं तब आपके किसान एकदम शांति से रहने चाहिए, वरना कहीं आपके आंतरिक इलाकों में विद्रोह कर दिए, किसानों ने विद्रोह कर दिए, तो क्या आप युद्ध पर पूरा ध्यान दे पाएंगे? नहीं। तो हमेशा राजा किसानों से बहुत अच्छा बना के रखा करता था। और मैं हमेशा कहता ही हूं कि मेवाड़ यदि इतना लंबा संघर्ष कर पाया था तो इस संघर्ष के पीछे वहां की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। सांगा, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह यकीनन बहुत अच्छे उत्तराधिकारी मेवाड़ को मिलते चले गए। वो बहुत अच्छे राजा थे, नेतृत्वकारी थे। पर यदि आपके पीछे की फौज अच्छी नहीं होगी तो नेतृत्वकारी भी क्या करेगा? और मेवाड़ में तो फौज नहीं, जन जन को लड़ना पड़ गया था। इवन कहते हैं कि मुगलों के जब बड़े दावे हुआ करते थे तो राणा जी जो थे ऑर्डर देते कि सारे किसान अपने घर बार छोड़ के पहाड़ों में चलो, और कोई इस बार खेती नहीं करेगा। खाने पीने का सिस्टम अपने वहां ले चलेंगे, वहां कर लेंगे, कोई खेती नहीं करेगा, ताकि मुगलों की सेना जब आए तो उसको कहीं अनाज ही नहीं मिले, पड़ी रहेगी। पहाड़ों में आएगी तो छापा मार से मार लेंगे, और मैदानी क्षेत्रों के अंदर खेती नहीं की जाए, इस बार पड़त रख दो। दिल्ली से कितने दिन रसद मंगा मंगा के देखेंगे। और यदि मुगल मेवाड़ के अंदर आके फेल हो गए थे तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बेचारे वो जानते नहीं थे। मैदानी क्षेत्रों के अंदर उन्हें जनता से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता था। जनता पूरी राणा जी के समर्थन में जाके खड़ी हो जाया करती थी। फिर वो जो अक्सर हम जोक सुनाते रहते हैं वो कि मुगल सैनिक जब वापस जाते हैं, मुगल बादशाह पूछते कि क्या हुआ, प्रताप को पकड़ पाए? अकबर पूछता, उनका नहीं। अकबर ने वापस कहा कि मुगल होकर नहीं पकड़ पाए। कहा सर मुगल है, गूगल थोड़ी है कि हर कहीं जाके पता लगा ले, तो नहीं पता चल रहा है साहब, अंदर बैठा है मैदानों में। तो जनता इतना तक साथ दिया करती थी कि भाई राजा ने कहा पड़त रखो, पड़त मतलब इस बार खेती नहीं करेंगे, तो खेती नहीं किया करती थी। राजा जो टैक्स लिया करता था वो क्या है, टैक्स क्या है? तो कहते हैं एग्रीकल्चर से जो इनकम होगी इस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे 90 क्विंटल बाजरा हुआ, राजा कहता 1/3 मेरे को दे दो, तो मतलब 30 क्विंटल राजा लेके चला जाएगा।
आप पूछ सकते हैं राजा क्यों लेके चला जाएगा, तो राजा कहता मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं आपकी शासन व्यवस्था संभालूंगा, इसके बदले में आप मुझे टैक्स दे दो। और जनता राजी राजी दे दिया करती थी। अंग्रेजों के आने के बाद कहा गया कि ये जो टैक्स है ये एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स नहीं है, तो सारी जमीन राजा की है, राजा ने आगे किसानों को बोने के लिए दिए, इसलिए किसान जमीन का किराया दे। किसान जमीन का मालिक नहीं है, किसान जमीन का किराएदार है और उसको ये किराया देना पड़ेगा। यहां स्थिति गड़बड़ होती है। जब आप इनकम पे लेते हो ना टैक्स, तो जब इनकम कम तो टैक्स भी कम हो जाया करते। जब आप ऐसे लेते हो ना किराए के रूप में, तो फिर वो फिक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि आपने यहां पर इतना ज्यादा फिक्स तो नहीं हो पाया था, फिर भी इनकम पे ले लिया करते थे आपने। पर फिर भी एक दिक्कत आई थी कि पहले जहां इनकम पे वो टैक्स था, अब कहा गया कि भूमि का किराया देना पड़ेगा आपको, किराए के रूप में ये भूमि आपको दी जाती है। जब तक आप किराया देते रहेंगे तब तक आपको बेदखल नहीं किया जाएगा, वरना आपको यहां से बेदखल किया जा सकता है। वरना पहले अपने ऐसे कोई ज्यादा उदाहरण मिलते नहीं, कभी किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। हालांकि सैद्धांतिक रूप से मानते थे कि राजा की भूमि है, इसलिए अपने राजा को भूपति बोला करते थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली ऐसा था कि नहीं, जमीन जो किसान बो रहा है इसकी भूमि है, और वो टैक्स देता रहता था रेगुलर। अंग्रेजों के आने के बाद में ये एक बड़ा चेंज आया। पहले जहां अनाज के रूप में ले लिया करते थे ज्यादातर, अब बहुत सारी जगह पे नकदी लेना शुरू कर दिया। और नकदी लेना जब शुरू किया तो किसान साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे। नकदी तभी मिलेगा जब वो फसल बिकेगी, फसल बिकने में हमेशा टाइम वगैरह लग जाया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आनी शुरू हुई। तो हम कहेंगे कि किसानों ने विद्रोह क्यों किया, तो किसानों के और सामंत के बीच का रिश्ता किस पे निर्धारित है, भू राजस्व पे। तो भू राजस्व बढ़ा दिया होगा तभी क्या होगा, कम कर दे तब तो कोई विद्रोह करेगा नहीं, राजी है। तो भू राजस्व में वृद्धि, भू राजस्व ज्यादा था। फिर भू राजस्व के अलावा भी कई टैक्स लिए जाते थे। दो प्रकार के टैक्स होते, कुछ स्थायी टैक्स होते, कुछ अस्थायी टैक्स हुआ करते थे। और यूं करके कहते हैं बिजोलिया में ये जो संख्या थी ये 84 तक पहुंच गई। 84 प्रकार के कर लिए जाएंगे, अब खूब हो जाते हैं यार 84 प्रकार के। हालांकि मैं कहूंगा कि इनमें से कई कर तो ऐसे थे जो कभी लगते ही नहीं थे। थोड़ी तो क्या संख्या को डरावनी बनाने के लिए भी बताया जाता है ऐसा। जैसे एक टैक्स हुआ करता था खिचड़ी। यदि कभी सामंत आपके गांव में आएगा तो सब गांव वाले मिलकर चंदा इकट्ठा करके सामंत के लिए खाने की व्यवस्था करेंगे। अब यार सामंत को डेली डेली तो आके बैठा हुआ नहीं है कि लो खिचड़ी लियो मेरे लिए। कोई साल 6 महीने में 5-7 साल में एक बार 2 बार कोई आया करता था, और उसमें कोई किसानों को विरोध भी मुझे लगता नहीं कि रहा होगा। आज भी तो गांव के अंदर जब कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है तो गांव वाले बाकायदा खिलाते ही। अब जरूर ये हो गया कि अब गांव वाले ने अब सरपंच साहब भी खिला देते हैं, क्योंकि सरपंच साहब को सारे ठेके लेने होते हैं तो वो अपनी तरफ से बंदोबस्त कर देते हैं। बाकी कई साल पहले तक अपने गांव के अंदर ये व्यवस्था थी कि गांव वाले कोई बड़ा अधिकारी वगैरह आता तो ठीक है चंदा करो और इसके खाने पीने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर हम कहेंगे अपने को यहाँ याद रखना है कि कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, कि 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। भू राजस्व भी कम नहीं था, भू राजस्व भी ज्यादा था। 1/2 के आसपास तक लेने लग गए थे, जबकि किसान कहते थे कि हमसे 2/5 लिया जाना चाहिए, और जबकि वो 1/2 ले रहे थे, आधा ले रहे थे लगभग। ये 40% की डिमांड करते रहते थे। फिर जो लेने का तरीका था ना वो बहुत बिगड़ गया था, वो बहुत बदल गया था। लाटा कुंता, किसान का ये कहना था। लाटा कुंता क्या होता पहले तो मैं ये समझाता हूं। लाटा तो फसल को काटने के बाद फसल की जब गठरियां बना बना के अपने खेत में रख देते हैं, अभी साफ नहीं किया, केवल काटा है उसको, गठरियां बना बना के जो रखते हैं उसको बोलते हैं लाटा। राजस्थानी भाषा में कुंता का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट करना। एस्टिमेट लगाओ कितना है, क्या आपने कोई पड़ा है, कोई सामान पड़ा है कि भाई अंदाजा लगाओ कितना आगे, 85 किलो। तो एग्जैक्टली जब किसान अपनी फसल को काटने के बाद जब उसके लाटे बांध बांध के खेत में रख दिया करता, तब राज्य की तरफ से कर्मचारी आता एक, और राज्य की तरफ से कर्मचारी आके उन लाटों का अनुमान लगाता, लाटों का कुंता लगाता, कूंटता, उनको अंदाजा लगाता और कहता भाई तेरे फसल हो जाएगी इस बार 150 क्विंटल। अब 150 क्विंटल हो जाएगी तो आधा हमें देना, तो 75 हमें देते। किसान कहता यार अंदाजा लगाया 150 नहीं है, ये तोल लो यार, ये 120 ही होगी मेरे तो। और नहीं, खूब दिख रही वहां तक पड़ी है भाई तेरे तो।
कम तो कैसे होगी, 150 तो आराम से, झूठ बोल रहा है तो। अब उसने बिना तोले अंदाजा लगा दिया, किसान इसके अंदर मर गया। किसान ये चाहता था कि कुंता नहीं लगाया जाए, तोल लिया जाए, तोल के दे दिया जाए। तो लाटा कुंता की वजह से भी किसान परेशान था। ये भी एक बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण था कि किसानों से लाटे के कुंते लगाए जा रहे थे, जबकि वो तोल के देना चाहते थे। याद रह जाएगा, लाटा क्या होता है, फसल को काटने के बाद गठरियां बना बना के जो रखते हैं वो तो लाटे। कुंता क्या होता है, तो अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। अभी भी मुझे याद है, गंगानगर साइड के अंदर जो फसल को निकाल लेते हैं तो कचरा जो बचता है तो तूड़ी बोलते हैं, तूड़ी। कई साल पहले तक उसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, और मुझे याद है वो औने पौने दावों के अंदर ही बेचा जाता था। तो खेत के अंदर वो तूड़ी पड़ी रहती, और कोई उसको लेने वाले भट्टे वाले ये लेके जाया करते थे। ये कोई आया ना, आगे पूछा, भाई चौधरी साहब तूड़ी है आपके, तो कहा हाँ पड़ी। तो कितनी है, तो अब उसको कौन तोले, उसको तो कूंत लो। और अंदाजा से मारते गए, डेयरी तो ऊंची है, 50 क्विंटल तो ही जाएगी, वाह ठीक। अब यदि 55 हुई तो तुम्हारी, 45 हुई तो फूटे तुम्हारे। आज भी घर में मम्मियां किसी को घी देना हो, अक्सर मैं घी वालों में देखता हूं कि कोई घी लेने के लिए आए, पड़ोसन आई, भाई घी है क्या आपके, घी लेना है कि हाँ लेना पड़ा है हमारे, ले जाओ। केतली, बरनी, डोलू जो बर्तन होता है अपना, वो लेके आए, रखान। अब तोले कौन, उसको पूरा निकाल के तोलना तो बहुत बड़ी प्रविधि है। तो भाई कूंत लो, तो डोलू जो केतली बर्तन जो भी होता है अपना, उसका बरनी का बाद यूं किया जाता है कि तो 3 किलो की लागे, ठीक। अब यदि उसमें 3 किलो 100 ग्राम जा रहा है तो भले भाग आपके, 3.25 किलो जा रहा है तो फूटे आपके। हमने तो कुंता लगाया, कुंता है उसको। तो कूंतना मतलब अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। तो किसान ये चाहता था कि तोला जाए, जबकि उसके कुंता लगाया जा रहा था। बेगार, बिना पैसे दिए काम करवा लेना किसी से। अक्सर जो सामंत था वो किसानों से बेगार करवा लिया करता था। किसानों को लगता था भाई ये क्या तरीका है, बिना पैसे दिए आप हमसे जबरदस्ती कैसे काम करवा सकते हो। तो उनको फोर्सफुली लेबर का काम करवाया जाता था। इस वजह से किसान परेशान थे। तो किसानों के परेशान होने के क्या क्या कारण थे कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, लेने का तरीका लाटा कुंता था, बेगार ली जाती थी, और करों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कर 84 तक पहुंच गए थे। इस वजह से किसानों ने आंदोलन किया। पहले हमने बिजोलिया के बारे में समझा, बिजोलिया क्या था क्या नहीं था। अब हम उसके कर वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसके कारण पढ़ रहे हैं, क्या कारण रहे थे। आगे चलते। फिर आया बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। लंबा किसान आंदोलन चला था। मैं आगे जब महत्व पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा कि यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। देख लो, 1897 में शुरू हो गया था, 1941, ये गलत लिख दिया है, वापस इधर वाली लिख दी, 1941 तक ये आंदोलन चला था। 3 फेज है इसके। पहले फेज में 1897 से 1915 तक, दूसरे फेज में 1915 से 1923 तक, और तीसरे फेज में 1923 टू 1941 तक। क्या था इन फेज में, अंतर वगैरह क्या था, मैं और बताता हूं। सुनना, पहले ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण हैं। पहला चरण 1897 में। एक तो ये बात पता चली कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, जब बिजोलिया का सामंत कृष्ण सिंह था और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह हुआ करते थे, तब तो ये शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ, भू राजस्व में वृद्धि, 84 प्रकार के टैक्स, लाटा कुंता और बेगार जैसी समस्याओं के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था 1897 में। किसने किया, तो धाकड़ किसानों ने शुरू किया था। धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। इतनी बात मैंने बता दी। मैं थोड़ी सी इनकी बातें बताता हूं, वापस बताता हूं आपको। पहले चरण के अंदर एक तो यह आंदोलन स्पॉन्टेनियस था, स्वतःस्फूर्त। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या, कि ये नहीं कि कोई बड़ी प्लानिंग वगैरह बना के इन लोगों ने किया था। स्पॉन्टेनियस अचानक आंदोलन हो गया था, स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। एक शुरुआत में जितने भी लीडर थे वो लोकल लीडर थे। स्थानीय नेताओं द्वारा शुरुआत में आंदोलन चलाया गया था। तो प्रथम चरण की 2 विशेषता, स्पॉन्टेनियस था और लोकल लीडर्स थे। दूसरे चरण में 2 चीजें, अनुभवी नेता, इस बार बाहर से बुलाए, एक्सपीरियंस्ड लीडर। वो जितने नाम पढ़े थे, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, वो इस चरण के में आते हैं, इसके सेकंड फेज में आते हैं। दूसरा, ये नेशनल मूवमेंट से जुड़ा। मैंने कहा जमनालाल बजाज आ रहे हैं तो नेशनल मूवमेंट के नेता वो आ रहे हैं, तो नेशनल मूवमेंट से अपने आप जुड़ गए। राष्ट्रीय आंदोलन से इसका कनेक्शन।
तीसरा चरण कहीं ना कहीं पतन का काल है, पराभव का काल है, डिक्लाइन होता है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बातें अपने को देखने को मिलती नहीं। पतन का काल था, फेज ऑफ डिक्लाइन। 3 चरण है। पहले चरण में स्पॉन्टेनियस लोकल लीडर्स द्वारा आंदोलन ऑपरेट किया गया। सेकंड चरण में इसे एक्सपीरियंस्ड लीडर मिले, ये नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ा। तीसरे चरण में वापस हमें डिक्लाइन सा दिखाई देता है, जब लास्ट में जैसे तैसे करके समझौता कर लिया गया था। तो ये हम इतनी बातें तो हम पढ़ चुके, आगे बढ़ते हैं।